तो आज का अपना टॉपिक है इवेपोरेशन। देखिए, एक्चुअल में अपने को समझना तो है वेपर प्रेशर कि वेपर प्रेशर क्या होता है, बट वेपर प्रेशर को समझने से पहले अपने को यह समझना जरूरी है कि आखिर इवेपोरेशन क्या होता है। आप लोगों ने 8th 9th में पढ़ा भी होगा इवेपोरेशन के बारे में। अभी उसको और अच्छे से समझ लेते हैं एक बार, इवेपोरेशन क्या होता है। सो व्हाट इज इवेपोरेशन, है ना। इवेपोरेशन, अगर आपसे इवेपोरेशन की बात करूंगा तो आपके माइंड में बेसिक थॉट यही आएगा, एक लिक्विड है और वो वेपर में कन्वर्ट होगा। बट साइंटिफिकली उसको कैसे समझेंगे, कैसे बताएंगे, उस चीज को देखना है। ओके, चलिए देखिए। मान लेते हैं कि एक हमारे पास ओपन कंटेनर है, यहां पर हमारा कोई लिक्विड भरा हुआ है। सपोज लिक्विड ए, ये सब लिक्विड ए के पार्टिकल्स हैं। ये लिक्विड ए, ओके। कैसा कंटेनर है, ध्यान रखिएगा, ओपन कंटेनर है। अब आप सोचो कि अगर ये ओपन कंटेनर है तो क्या होगा। थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम के बाद, ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना चालू होंगे। ये वेपर में कन्वर्ट होंगे तो क्या बन जाएंगे, इनके वेपर्स बनेंगे। और क्योंकि ओपन कंटेनर है तो मास ऑफ लिक्विड ए क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या है, वेपर्स ऑफ ए, और ये हमारा लिक्विड ए है, ठीक है। तो अब यहीं से सीखते हैं कि आखिर ये इवेपोरेशन होता क्या है। यहां पर ये मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ए एट सरफेस, है ना। यहां पर मैं एक इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं, ये भी तो लिक्विड ए का मॉलिक्यूल होगा। इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे बल्क मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ए। अब इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। जो मॉलिक्यूल बल्क मॉलिक्यूल है, यानी कि जो सरफेस पे नहीं है, नीचे की लेयरों में है, वहां पर सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। वहां पर सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। सारे फोर्सेस के बैलेंस होने की वजह से इसके एस्केप करने की टेंडेंसी नहीं है। तो ये एस्केपिंग टेंडेंसी में नहीं है। यहां पर जो मॉलिक्यूल है, जो सरफेस पर है, यहां पर सारे फोर्सेस बैलेंस नहीं हो रहे। इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड ए मॉलिक्यूल से ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा इन स्टेटमेंट्स पे। जो बल्क मॉलिक्यूल है, यानी कि जो यहां पर है, बल्क मॉलिक्यूल में क्योंकि सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि वो कोई सरफेस पे तो है नहीं, तो सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। फोर्सेस सारे बैलेंस होने की वजह से उसके एस्केप करने की टेंडेंसी नहीं है। जबकि जो मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पर है, वहां पर सारे फोर्सेस बैलेंस नहीं है। उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। किससे ज्यादा है, उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड ए मॉलिक्यूल से ज्यादा है। अब अगर आप खुद ही सोचो, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब उसके एस्केप करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि एज अ रिजल्ट वो क्या बनाएगा, वेपर। एंड दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेट हो गया लिक्विड ए, क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। तो इन बातों को अच्छे से आपको समझ लेना है। क्या क्या बताया मैंने आपको। जो यहां पर बल्क मॉलिक्यूल है ना, यहां पर सारे फोर्सेस बैलेंस हो गए और इसके एस्केप करने की टेंडेंसी नहीं है। तो बल्क मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ए, नो टेंडेंसी,
टू एस्केप। ठीक है, सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ए, जो सरफेस मॉलिक्यूल है लिक्विड ए का, इसमें क्या हो रहा है, इनकी काइनेटिक एनर्जी, सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ए हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड ए molecule. Hence, they have the tendency to escape. और इसी वजह से लिक्विड ए का मास कम होता जाएगा, क्योंकि वो ओपन कंटेनर है तो हम उसे कंजर्व तो कर नहीं पाएंगे। ओके, तो ये तो पहले नोट कर लीजिए आप। तो लिक्विड ए जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो वेपराइज होता है ना, और ये वेपर्स बन गई ए की, और इवेपोरेशन हो गया ए का। तो अब इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन जो होगी इवेपोरेशन की वो राइट डाउन करेंगे। इवेपोरेशन की डेफिनेशन, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो डेफिनेशन लिखेंगे इवेपोरेशन की, द spontaneous flow of liquid molecule, spontaneous flow of liquid molecule present at the surface. Spontaneous flow of liquid molecule present at the surface into vapor molecule, is called इवेपोरेशन। इसी बात को इवेपोरेशन कहते हैं। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, ये मैं तो कर नहीं रहा हूं, है ना, तो ये अपने आप ही हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। और कौन से लिक्विड मॉलिक्यूल, वो लिक्विड मॉलिक्यूल जो कि सरफेस पर प्रेजेंट है। वही क्यों, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड ए मॉलिक्यूल से ज्यादा है, इस वजह से उनकी एस्केप करने की चांसेस भी सबसे ज्यादा है, एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है। ओके, सब फोर्स उसको रोक नहीं पा रहे हैं, वहां पर फोर्सेस सारे बैलेंस नहीं है, इसलिए रोक नहीं पा रहे। जबकि बल्क मॉलिक्यूल में सारे फोर्सेस बैलेंस है तो वो उसको एस्केप नहीं करने दे रहे हैं। ओके, तो ये इवेपोरेशन हो गया। अब माइंड में एक डाउट आता है, क्या ओपन कंटेनर में ही इवेपोरेशन होता है? इवेपोरेशन का मेन कॉज क्या होगा, है ना, ये आप पहले समझ लो। तो कॉज तो है सरफेस मॉलिक्यूल। इवेपोरेशन इज ओनली बिकॉज ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड। तो कॉज तो सरफेस मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्या इवेपोरेशन क्लोज कंटेनर में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वहां पर क्या होगा, वहां पर इवेपोरेशन के साथ साथ कंडेंसेशन भी चालू हो जाएगा। तो नोट करके ये स्टेटमेंट भी लिख लेंगे, evaporation can also occur in
closed container, but in a closed container along with evaporation condensation also occurs. यानी कि लिक्विड का वेपर में जाना इवेपोरेशन और वेपर का लिक्विड में आना कंडेंसेशन। तो क्लोज कंटेनर में क्या होगा, इवेपोरेशन के साथ साथ कंडेंसेशन भी चालू हो जाएगा। बाकी इवेपोरेशन दोनों में हो सकता है, ओपन कंटेनर में भी हो सकता है और क्लोज कंटेनर में भी हो सकता है। क्लोज कंटेनर के बारे में हम आगे वेपर प्रेशर में और डिटेल में समझ लेंगे। ओके, अभी यहां तक नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, तो इवेपोरेशन के बारे में हमने जान लिया। अब इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ये बात और समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो इसमें जैसे सबसे पहला अपना आ जाएगा टेम्परेचर। आखिर टेम्परेचर कैसे इवेपोरेशन को अफेक्ट करेगा। तो टेम्परेचर का इवेपोरेशन से क्या लेना देना है। आप सोचो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा। ये जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। गैसियस स्टेट में पढ़ाया था आपको, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब सोचो, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इनके एस्केप करने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। यानी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा, इवेपोरेट होंगे और मॉलिक्यूल्स। दूसरे पे आते हैं, दूसरे इफेक्ट पे आते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है हमारा, नेचर ऑफ लिक्विड। आखिर लिक्विड का नेचर कैसा है ये भी तो जान लें। मतलब जैसे मान लीजिए लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, लिक्विड सी है, लिक्विड डी है। इन लिक्विड्स में क्या बाइंडिंग फोर्स सब में सेम होगा, अलग अलग भी तो हो सकता है। यानी कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में बाइंडिंग फोर्स कैसा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं कि अगर इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता तो एस्केप करने के चांसेस कम होते। यानी कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लिक्विड मॉलिक्यूल में, उसके इवेपोरेशन के चांसेस उतने ही कम होंगे। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होंगे, लेकिन कम होंगे, ये जरूर है। ठीक है, तो नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। जितना ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही कम होगा, इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। तो इवेपोरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया बड़े सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। बचपन में जब मेरे को स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा होता था तो मम्मा चाय देती थी कप में, और जब लेट हो रहा होता था तो वो क्या करते थे, प्याले में वो चाय डालते थे। आखिर वो क्या करना चाहते थे, कप में क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा,
सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगा। अगर वही प्याले में चाय डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होने लगेगा, बढ़ जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन और चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। ये छोटे छोटे बेसिक से एग्जांपल्स हमारे आसपास चलते रहते हैं, हम इन पे ध्यान नहीं देते। अदरवाइज बहुत सारी चीजें तो हमारे आसपास से ही हम सीख सकते हैं। तो सरफेस एरिया को कैसे समझना है, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन का क्या होगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में होगा उतना कम रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, फोर्थ, फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द surface of liquid, flow of dry air over the surface of liquid। तो देखिए आपको नाम से ही, हेडिंग से ही समझ में आ रहा होगा कि अगर हम किसी लिक्विड की सरफेस पे ड्राई एयर फ्लो करेंगे तो क्या होगा, उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, है ना। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ ड्राई एयर, flow of dry air. Okay, rate of evaporation is directly proportional to flow of dry air. तो अब हम लोग नए टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग वेपर प्रेशर समझ सकते हैं ना। एक्चुअल में हमने इवेपोरेशन पढ़ा ही क्यों, वेपर प्रेशर को अच्छे से समझने के लिए। तो नेक्स्ट आते हैं हम वेपर प्रेशर की तरफ। तो अपना अगला टॉपिक है वेपर प्रेशर क्या होता है। What is vapor pressure? एक बात तो तय है, इवेपोरेशन के लिए ओपन कंटेनर भी चल जाएगा और क्लोज कंटेनर भी चल जाएगा, है ना। लेकिन वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए आपको क्लोज कंटेनर चाहिए। तो चलिए क्लोज कंटेनर ले लेते हैं और फिर समझते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। सपोज ये आपका क्लोज कंटेनर है और यहां तक आपका लिक्विड ए भरा हुआ है, ये पूरा लिक्विड ए फिल है। ये लिक्विड ए के मॉलिक्यूल बिल्कुल पहले की ही तरह मैं फिर से बना दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ये लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स हो गए। अब ये क्या होंगे, जैसे कि बात हुई थी कि इवेपोरेशन ओपन कंटेनर में भी हो जाएगा और क्लोज कंटेनर में भी हो जाएगा। तो क्लोज कंटेनर है तो ये कि लिक्विड जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब क्या बनाएंगे, वेपर्स बनाएंगे। तो ये आ गए आपके वेपर्स ऑफ लिक्विड ए के वेपर्स हो गए, ठीक है। अब समझते हैं कि आखिर इवेपोरेशन के साथ साथ वेपर प्रेशर के बारे में अब जानते हैं। तो अब वेपर प्रेशर क्या होता है इसी से समझते हैं, इस एक्टिविटी से। देखिए पुरानी बातें तो आपको सभी समझ में आ रही होंगी। लिक्विड ए में जो बल्क मॉलिक्यूल होगा वो बल्क मॉलिक्यूल में सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे, इसलिए उसके एस्केप करने के तो कोई चांस नहीं बनता है ना। उसका एस्केपिंग टेंडेंसी तो कुछ भी नहीं होगा। जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड ए से, इसलिए उनके एस्केप करने के चांसेस बन जाते हैं। तो वो एस्केप करेंगे और वही वेपर बनाएंगे। इतना तो आपने इवेपोरेशन में अभी तक पढ़ ही लिया था। अब वेपर प्रेशर में क्या होगा, तो सोचो जब टाइम t इक्वल टू 0 था, टाइम t बराबर 0, तब आपके पास क्या था, ओनली लिक्विड ए, सिर्फ लिक्विड ए था। अच्छा, जब भी ये मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करेंगे तो ऊपर वाली लेयर के मॉलिक्यूल्स तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन ये नीचे वाली लेयर के मॉलिक्यूल्स को पुश अप करेंगे और वो लिक्विड के मॉलिक्यूल अब सरफेस पे आ जाएंगे। यानी कि
इवेपोरेशन तो ये सभी लिक्विड ए मॉलिक्यूल्स की ही वजह से बन रहा था, तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो तो होगा फिक्स, है ना। रेट ऑफ इवेपोरेशन, अब इतना बड़ा हम लोग नहीं लिखेंगे तो इसको मैं शॉर्ट में आर ही लिख देता हूं। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसा हो जाएगा अपना, फिक्स। लिक्विड ए का रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसा है, फिक्स है, टाइम टी बराबर 0 पे। तो यानी कि यहां पर सिर्फ इवेपोरेशन ही हो रहा है जो कि फिक्स रेट से हो रहा है। अब आप देखो टाइम टी बराबर टी, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपके पास अब लिक्विड ए है और साथ में जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गई वो वेपर्स भी आ गई, वेपर्स ऑफ ए भी आ गई आपके पास। तो लिक्विड ए भी हो गया और वेपर्स ऑफ ए भी मिल गया। अब लिक्विड ए का फिर से क्या होगा, इवेपोरेशन, और जिसका रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसा है, फिक्स है। अब वेपर क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत थोड़ी ही बनी होंगी और धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, यानी वेपर्स का क्या होगा, कंडेंसेशन। मैंने आपको अभी इवेपोरेशन समझाते वक्त बताया भी था कि ओपन कंटेनर में इवेपोरेशन होगा और क्लोज कंटेनर में इवेपोरेशन के साथ साथ कंडेंसेशन भी होगा। तो अब की बार अपने पास लिक्विड भी है और वेपर भी है, तो लिक्विड का तो इवेपोरेशन हो जाएगा जो कि एक फिक्स रेट से हो रहा होगा, और जो वेपर्स ऑफ ए है उनका क्या होगा, कंडेंसेशन, और वो कंडेंसेशन स्टार्टिंग में तो इंक्रीज ही करेगा, वो कंडेंसेशन स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगा। कब तक इंक्रीज करेगा, इस बात को समझने के लिए रेट और टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अगर मैं रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं तो आप देख सकते हैं कि लिक्विड ए हमेशा एक फिक्स रेट से इवेपोरेट हो रहा है। ओके, ये क्या हो गया, ये लाइन क्या बता रही है, रेट ऑफ इवेपोरेशन RE। क्या शुरुआत में टाइम t बराबर 0 पे वेपर था, नहीं, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन टाइम t बराबर 0 पे कितना होगा, 0। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंडेंसेशन का रेट भी बढ़ता जाएगा। तो आप देखेंगे ये एक कर्व बनाएगा, कर्व बनाता हुआ चला जाएगा। और ये कोई इस पॉइंट पर आकर इवेपोरेशन वाली लाइन को कट करेगा। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हो गया रेट ऑफ कंडेंसेशन, जो कि वेपर्स का कंडेंसेशन हो रहा है। यानी कि इस पॉइंट पर आपको क्या देखने को मिलता है, इस पॉइंट पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन, इस पॉइंट पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो गए। सो दिस इज द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी एक टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ऐसा मिलेगा जहां पर आपको रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर होते दिखेंगे, क्योंकि यहां पर लिक्विड और वेपर में इक्विलिब्रियम चलने लगेगा। और ये इक्विलिब्रियम कैसा होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने डिटेल में आपको बताया है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो लिक्विड और वेपर के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम वो है जहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाते हैं, बराबर। ये सब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर में एक एक टर्म जो यूज होगा उसको अच्छे से पता होना चाहिए आपको। तो अब हम लोग बात कर सकते हैं आखिर वेपर प्रेशर क्या होता है। आपने इवेपोरेशन भी देख लिया, आपने कंडेंसेशन भी देख लिया, अब आप डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं
जैसे कि क्लोज कंटेनर, जैसे कि लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम का बनना। ठीक है, तो अब मैं डेफिनेशन के बारे में बताता हूं। तो डेफिनेशन लिखेंगे, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या बनेगी? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, द प्रेशर exerted by vapor molecules, the pressure exerted by vapor molecules, pressure exerted by vapor molecules when an equilibrium has been established, when an equilibrium has been established between evaporation and condensation. The pressure exerted by vapor molecule when an equilibrium has been established between evaporation and condensation in a closed container at a given temperature is called vapor pressure. आप देख सकते हो, आपको सारे टर्म के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर्स की वजह से प्रेशर जो बनेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कौन सी कंडीशन पर, है ना? तो जो वेपर्स मॉलिक्यूल की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, कब? When equilibrium has been established between evaporation and condensation. इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में जब एक डायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना, आप इस इक्विलिब्रियम को भी डिफाइन कर सकते हो, ऊपर भी डिफाइन किया है मैंने, डायनामिक, when a dynamic equilibrium has been established between evaporation and condensation. और ये काम हो कैसे सकता है? बिना क्लोज कंटेनर के तो ये हो ही नहीं सकता है। और यहां पर टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए? फिक्स, एक कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। इस पूरे कंटेनर का एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, क्लोज कंटेनर होना चाहिए, और इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम आ जाना चाहिए। यानी कि ये लिक्विड थे, ये वेपर थे, और लिक्विड और वेपर के बीच में क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम आ रहा है। कौन सा इक्विलिब्रियम आ रहा है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में जा रहे हैं और वेपर के मॉलिक्यूल वापस लिक्विड में लौट कर आ रहे हैं। इससे मास ऑफ द कंटेनर सेम रहेगा। मास, जो लिक्विड का मास है वो फिक्स रहेगा। मास ऑफ लिक्विड ए रिमेन सेम, वो नहीं बदलेगा, क्योंकि अब तो उतना ही रहा है। ओके, ये रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन समझ में आ गया। ये कर्व जाएगा, इंक्रीज करेगा और यहां पर जाकर कट करेगा। इसी पॉइंट को कहेंगे टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, और यहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब मुझे एक चीज यहां पर और समझनी, आपको ये बात तो समझ में आ रही है, रेट ऑफ इवेपोरेशन। शुरुआत में वेपर्स नहीं थी, कुछ 1-2 सेकेंड के बाद कुछ वेपर्स आ गई होंगी, फिर कुछ और वेपर्स आ गई होंगी। यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट आप देख रहे हो, कर्व। ये क्या? ये भी तो आपको प्रेशर के बारे में बता रहा है। किसका प्रेशर? वेपर्स का। क्या हम उसको वेपर प्रेशर बोल सकते हैं? क्योंकि वेपर प्रेशर तो तभी बोलेंगे जब इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। अगर इस पॉइंट पे पहुंचकर जो वेपर्स ने प्रेशर एक्सर्ट किया उसको वेपर प्रेशर बोल रहे हैं, तो इस पॉइंट से पहले और t बराबर 0 के बीच में जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रही होंगी उसको क्या बोलेंगे?
अच्छा पॉइंट हो गया है ना। तो पॉइंट क्या है, टाइम t बराबर 0 टू t इक्विलिब्रियम, टाइम t 0 से t इक्विलिब्रियम, प्रेशर एक्सर्टेड वेपर मॉलिक्यूल, टाइम t बराबर 0 से टाइम t बराबर इक्विलिब्रियम तक के बीच में जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वेपर मॉलिक्यूल्स, उसको क्या कहेंगे? क्या हम उसको वेपर प्रेशर बोल सकते हैं? नहीं, ये तो नहीं बोल सकते। तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, इसको हम पार्शियल प्रेशर नाम दे देंगे, पार्शियल प्रेशर। अब ये पार्शियल प्रेशर मतलब कि मॉलिक्यूल्स की वजह से बनने वाला जो प्रेशर है, क्योंकि वो टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम से पहले की बात कर रहे हैं इसलिए उसको वेपर प्रेशर नहीं बोल सकते। इस पार्शियल प्रेशर की मदद से वेपर प्रेशर की एक और डेफिनेशन बनाई जा सकती है, चलिए वो देखते हैं। तो नई डेफिनेशन क्या बन जाएगी? डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर क्या बन जाएगा नया? ये तो डेफिनेशन 1 हो गया, अब डेफिनेशन 2 के बारे में बात करते हैं। तो वो क्या बन जाएगा? इस पार्शियल प्रेशर को आप ध्यान से देखो तो यहां से यहां के बीच में पार्शियल प्रेशर ही तो एक्सर्ट हो रहा है। तो क्या आप ये नहीं बोल सकते कि पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या बोला जाएगा? वेपर प्रेशर। और जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में इक्विलिब्रियम आ रहा है तो इस पॉइंट पर ही जाकर रेट ऑफ कंडेंसेशन आ गया, यहां पर कट कर गया, यहां पर पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू आ गई होगी कि नहीं? अब आप सोच रहे होगे इस पॉइंट के आगे भी तो वेपर प्रेशर बढ़ना चाहिए होगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा होगा, नहीं बढ़ रहा होगा। इस पॉइंट के आगे ये आपका मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर आ चुका है। अब आप देखो ये लाइनें दोनों एक कोलिनियर है, तो जो यहां पर मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर आपका आ चुका है, इस पॉइंट के आगे अगर कोई मुझसे कहता है कि प्रेशर बढ़ रहा होगा, तो अगर प्रेशर के बढ़ने से, पार्शियल प्रेशर के बढ़ने से क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, तो लिक्विड का, वेपर का कंडेंसेशन भी चालू होगा। और अगर पार्शियल प्रेशर के घटने से कंडेंसेशन होगा तो इवेपोरेशन भी होगा, क्योंकि उनके बीच में क्या आ चुका है? डायनामिक इक्विलिब्रियम आ चुका है ना। यानी यहां पर मैं क्या बोलना चाहता हूं? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल pressure exerted by the maximum value of partial pressure exerted by vapor molecules, the maximum value of partial pressure exerted by vapor molecules at a given temperature in a closed container, is called vapor pressure. आप ऐसे भी बोल सकते हो vapor pressure. The maximum value of partial pressure exerted by vapor molecule at a given temperature in a closed container is called vapor pressure. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? इसमें फिर से मैं नाम लूंगा। पहला, नेचर ऑफ लिक्विड, आपका लिक्विड का नेचर कैसा है, इस बात पर वेपर प्रेशर इफेक्ट होगा। वो कैसे होगा उस बात को समझते हैं। फिर से वही चीज कि अगर लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में बाइंडिंग फोर्स ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होने की वजह से कंडेंसेशन भी कम जाएगा, यानी कि उस पॉइंट तक पहुंचाना है ना, तो अगर वो लाइन नीचे आ जाएगी रेट ऑफ इवेपोरेशन की, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी तो पहले ही आ जाएगा। यानी कि इससे क्या फर्क पड़ेगा वेपर प्रेशर में? तो वेपर प्रेशर आप देख सकते हो आपको और पीछे ही मिल रहा है, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना।
तो नेचर ऑफ लिक्विड पे आखिर कैसे डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर। आप स्टेटमेंट लिख लेंगे, ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in between liquid molecules, greater the force of attraction in between liquid molecule, lesser will be the vapor pressure, lesser will be the vapor pressure। यानी कि नेचर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेचर ऑफ लिक्विड में वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ओके, बात को फिर से समझ लो अच्छे से। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में बाइंडिंग फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इससे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन को अचीव करने के लिए जो पॉइंट ये टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रेट ऑफ कंडेंसेशन भी उतना नहीं आएगा, क्योंकि वेपर्स ही कम बनेंगी तो कंडेंसेशन भी तो कम होगा। ठीक है, और उसकी वजह से वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर था क्या? अगर वेपर्स कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर तो कम ही आएगा। अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो गया, इसका मतलब वेपर्स के मॉलिक्यूल्स आए ही कम, और वेपर के मॉलिक्यूल्स अगर कम आए तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे भी तो वेपर के मॉलिक्यूल्स कम ही रहेंगे। अगर इक्विलिब्रियम के टाइम पर भी वेपर के मॉलिक्यूल कम रहेंगे तो उन्हीं के प्रेशर को तो क्या बोलते हो आप? वेपर प्रेशर। Vapor pressure is inversely proportional to force of attraction in between the liquid molecule। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चंस का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? आपके पास वाटर है और इथाइल एल्कोहल है, वाटर एंड इथाइल एल्कोहल। आपको बताना है इन दोनों में से वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेंगे पूरा। Which one has high vapor pressure in between water and ethyl alcohol? H2O और इथाइल अल्कोहल में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हो। जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पर वेपर प्रेशर कम होगा। अब आपको अच्छे से पता होगा कि जो H2O है, H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? H बॉन्डिंग। और कैसी H बॉन्डिंग होती है? ग्रेटर। जबकि इथाइल अल्कोहल में भी एक्टिव हाइड्रोजन है, उसमें भी H बॉन्डिंग होगी, लेकिन बल्कि मॉलिक्यूल भी है, इसलिए लेसर होगी H बॉन्डिंग। तो इथाइल अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल होगा वो दूसरे इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग बनाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, बट लेसर। तो कहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? यहां पर। अगर यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH इज ग्रेटर देन H2। ओके, कभी अगर इसी तरीके का फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन आए कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर कम होगा, तो आपको सीधा फोकस करना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां ज्यादा है, कहां कम है। ओके, एक क्वेश्चन और। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर of
their vapor pressure. Arrange the following in decreasing order of their vapor pressure. इसमें आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो पहला है इथाइल एल्कोहल, दूसरा है इथाइल एल्कोहल, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां दिखाई दे रहा है आपको? ग्लिसरॉल में, क्योंकि वहां 3 OH हैं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा तो किसका हो जाएगा? इथाइल एल्कोहल का वेपर प्रेशर, क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है। इसके बाद ग्लाइकॉल आ जाएगा और सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा? ग्लिसरॉल का। आप सबने सुना भी होगा ग्लिसरीन विस्कस होता है, ग्लिसरॉल विस्कस है। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर कर लेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्लिसरीन में यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है और यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है। ओके, तो नेचर ऑफ लिक्विड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड है। नेक्स्ट आते हैं, और किस चीज पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर? तो सेकेंड नंबर आता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर, तो देखिए टेम्परेचर पर कैसे इफेक्ट करेगा, इस बात को तो आप वैसे ही समझ सकते हो ना। रेट ऑफ इवेपोरेशन को आपको बताया था, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? बढ़ेगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा वेपर्स आ जाएंगी, और वेपर्स ज्यादा आ जाएंगी तो इसका मतलब वही वेपर्स तो प्रेशर जनरेट करेंगी एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। तो वेपर्स ज्यादा होंगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, यानी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेपर प्रेशर। ओके, इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर कैसे बढ़ा? तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसी सॉलिड के लिए बात करो या लिक्विड के लिए बात करो, है ना। कोई सॉल्यूट आपने ऐड कर रखा होगा, सॉलिड पार्टिकल ऐड कर रखा होगा और उसका लिक्विड सॉल्यूशन बना रखा होगा, या सिर्फ लिक्विड का ही सॉल्यूशन होगा, दोनों के लिए ही मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? वेपर्स जनरेट होंगी, वेपर्स ज्यादा से ज्यादा जनरेट होंगी, और वो वेपर्स की वजह से जो वो इक्विलिब्रियम पर प्रेशर जनरेट करेंगी उन्हीं को क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और वेपर प्रेशर, अगर मैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ प्लॉट करूं तो ये ग्राफ मुझे कुछ ऐसा बनता दिखाई देगा, इंक्रीजिंग। कोई स्ट्रेट लाइन जैसा इंक्रीज नहीं, कर्व में जाकर इंक्रीज होगा। तो ऐसा एक इंक्रीजिंग ग्राफ बनता दिखाई देगा। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर तो इंक्रीज होगा, ये बात तो मुझे समझ में आ गई। यानी नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर। इस बात को और डिटेल में जानने के लिए हम लोग क्लैपेरॉन एंड क्लॉसियस इक्वेशन का सहारा लेंगे। क्लैपेरॉन और क्लॉसियस इक्वेशन से हम और आगे समझेंगे कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन पाया जा सकता है। इतना नोट कर लेंगे। यस, इक्वेशन। अब ये क्लैपेरॉन और क्लॉसियस ने क्या बताया? क्लैपेरॉन और क्लॉसियस ने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन बताया है। वो रिलेशन क्या है? d by dt of ln Vp is equal to delta H upon RT square. d by dt of ln Vp is equal to delta H upon RT square. ये आपको याद रखना है। d by dt of ln Vp is equal to delta H upon RT square. ये क्लैपेरॉन और क्लॉसियस का फॉर्मूला है। इसको हम आगे और
अगर इसका डिफरेंशियल पार्ट ओपन कर दें, इंटीग्रेट कर दें इसको, तो देखिए क्या ला सकते हैं। डी ऑफ एल एन वी पी इज इक्वल टू डेल्टा एच कॉन्स्टेंट है, एंथैल्पी चेंज, आर आपका गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट बाहर ही कर देते हैं, और ये dt अपॉन टी स्क्वायर ये आ गया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, हम इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेट करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, तो dx का जैसे x होता है वैसे d ऑफ ln vp का क्या आ जाएगा, ln vp इज इक्वल टू डेल्टा h अपॉन r, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx का क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स, तो इसी तरह से इसका आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टी, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। c को मैं क्या बोल रहा हूं, c को मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ओके। ln vp इज इक्वल टू, ln vp इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर डी प्लस सी, ये इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। अब आप देखिए एट टेम्परेचर T1, तो क्योंकि अभी आप पढ़ के आ रहे हो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, तो T1 टेम्परेचर पे मान लेते हैं वेपर प्रेशर VP1 था, तो इसी तरीके से T2 टेम्परेचर पे क्या आ जाएगा, VP2 वेपर प्रेशर 2। अगर मैं एक एक करके इनको पुट करूं, तो ln VP1 इज इक्वल टू माइनस में डेल्टा H अपॉन R T1 प्लस C, इक्वेशन नंबर 3, ln VP2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन R T2 प्लस C, इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं इसमें इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3 करूं, करिए आप लोग भी साथ में, क्या बनता आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा ln Vp2 by Vp1 log m माइनस log n को क्या बोल सकते हैं, log m अपॉन n, ln Vp2 by Vp1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R, C तो कैंसिल हो जाएगा है ना, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अगर यहां पर बेस स्टैंडर्ड आप यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, log Vp2 अपॉन Vp1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये रहा। तो ये रिलेशन हो जाएगा, इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। वेपर प्रेशर देकर आपसे एंथैल्पी चेंज पूछेगा डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, या फिर एंथैल्पी चेंज देकर आपसे वेपर प्रेशर का रेशियो पूछेगा, कितने गुना बढ़ गया, कितने गुना घट गया, ऐसा कुछ। ओके, नोट कर लेंगे इसको भी। और एक बात और, आपने यहां पर जो वेपर प्रेशर लिखा है ना, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ इसी तरीके का रिलेशन केमिकल इक्विलिब्रियम में, केमिकल काइनेटिक्स में, आयनिक इक्विलिब्रियम में हम यूज करते हैं। यानी कि ये नोट करने वाली बात है, यहां पर आप वेपर प्रेशर की जगह पर, इन प्लेस ऑफ वेपर प्रेशर, आप क्या क्या यूज कर सकते हो। वेपर प्रेशर की जगह पर आप Ka एसिड कांस्टेंट, Kb बेस कांस्टेंट, Kw वाटर कांस्टेंट, Ksp solubility product, Kc, Kp etc. can be used। तो इसी के जैसे फॉर्मूले बनेंगे, क्योंकि हैं तो सब प्रेशर के बारे में ही, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बता रहे हैं, उन सब में भी यही रिलेशन बनता जाएगा। आपसे हो सकता है कि लिक्विड सॉल्यूशन और आयनिक का यूज करके आपसे केएसपी पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाए,
उसमें आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना होगा। यहां पर ध्यान रहे डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज। यहां पर आप सारे टर्म्स लिख भी देंगे। डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी चेंज ऑफ द प्रोसेस। आर कैसा है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, ये यूज करेंगे। या फिर 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये यूज करेंगे। या फिर 1.98 जो कि 2 के लगभग है, कैलोरी पर मोल केल्विन, ये यूज करेंगे। टी आपका टेम्परेचर है, यहां पर आप केल्विन वाला टेम्परेचर यूज करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ओके, और वीपी आपका वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है। वीपी आपका वेपर प्रेशर बन जाएगा। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 2 को देखूं तो इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है, ln Vp इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन RT प्लस सी। अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं किसके किसके बीच में, ln Vp वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच में, ln Vp वर्सेस 1 अपॉन टी। तो ये आपको y, ये 1 अपॉन टी को अगर मैं अलग से लिख लूं तो ये आपको x, ये तो कांस्टेंट ही है, तो और ये बन जाएगा आपका स्लोप। तो ये y बराबर mx प्लस सी जैसी लाइन दिख रही है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन, यानी इसका ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। r की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव में रहेगी, लेकिन डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, डिपेंड अपॉन द प्रोसेस, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है ना। यानी दो टाइप के ग्राफ बन सकते हैं, एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा और एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा। तो शुरुआत में जैसे अगर हम कंडीशन लगा दें, ये ln Vp वर्सेस t 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, और ये ग्राफ अगर यहां पर डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए तो स्लोप आपको कैसा दिखाई दे रहा है, नेगेटिव, यानी y बराबर mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन बनेगा और डिक्रीजिंग बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्लोप कैसा है, नेगेटिव, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये कब बनेगा, इफ डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस में ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, अगर एक्सोथर्मिक की बात करें तो ln Vp वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इफ डेल्टा एच नेगेटिव, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर सोचो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया तो y बराबर mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन, और कैसा स्लोप है, पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप होगा तो इंक्रीजिंग में जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये कर्व भी आप नोट कर लेंगे, इसको यहीं पे रखते हैं 1 अपॉन टी। तो ये ग्राफ भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, इतना नोट कर लेंगे जल्दी से। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। आपको कई बार अभी डीपीपी में और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग on which vapor pressure does not depend, independent of। वेपर प्रेशर किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। डिपेंड करता है तो पता चल गया, वेपर प्रेशर किन चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा, इसको नोट कर लेंगे,
क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। वेपर प्रेशर किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा? मेरे साथ साथ आप स्टेटमेंट्स लिखते जाइएगा। इसे नोट कर लिया, इरेज कर रहा हूं। वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना? देखो, वेपर प्रेशर कभी भी लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। सबसे पहला पॉइंट, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड के अमाउंट पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यानी लिक्विड हमारा जिस कंटेनर में है उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता। साइज, शेप, वॉल्यूम, साइज, शेप, वॉल्यूम पर भी डिपेंड नहीं करता। तो वेपर प्रेशर लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। वेपर प्रेशर जिस कंटेनर में लिक्विड है उसका साइज क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। उसका शेप क्या है, उसका वॉल्यूम कैपेसिटी क्या है, इन सब बातों पर वेपर प्रेशर कभी डिपेंड नहीं करता। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है? सपोज इसमें एक कंटेनर में लिक्विड है, ओके, और इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कुछ x है। लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है? x है। अब ये लिक्विड का वेपर प्रेशर x है और इस कंटेनर का वॉल्यूम है 5 लीटर। इस कंटेनर का वॉल्यूम है 5 लीटर। मान लो इसको अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट, दोनों तरफ कांस्टेंट टेम्परेचर है। अगर मैं इसको ट्रांसफर कर दूं किसी बड़े कंटेनर में 10 लीटर, तो यहां पर वेपर प्रेशर क्या होगा? यहां पर वेपर प्रेशर नहीं बदलने वाला, अभी भी x होगा। तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, साइज शेप पे डिपेंड नहीं करता वेपर प्रेशर। ओके, अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आपको जान लेनी है। वेपर प्रेशर पर बेस्ड सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो लिखेंगे, ये भी एक पॉइंट बना लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर substance are two types। दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन से? पहला, वोलेटाइल कंपाउंड्स। ये वोलेटाइल कंपाउंड्स क्या होता है? न्यूमेरिकल में आपको कई जगह मिलेगा देखने को ये। और दूसरा है नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स। ये वोलेटाइल कंपाउंड और नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? वोलेटाइल कंपाउंड्स वो होते हैं जिनका वेपर प्रेशर होगा, यानी 0 कभी नहीं होगा। और नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स वो सभी हैं जिनका वेपर प्रेशर क्या कंसीडर करते हैं हम? 0। वो कैसे? जैसे जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेस हैं उन सबका वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर तो लिक्विड का होगा, तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? 0। यानी उनको क्या कहेंगे? नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, ये सभी है ना सॉलिड कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, सॉल्ट्स हैं। इन सब का वेपर प्रेशर क्या है? सॉलिड का वेपर प्रेशर 0 है ना। सॉलिड का वेपर प्रेशर कुछ नहीं होगा,
जबकि जो वाकई में वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो कंपाउंड कैसे हो जाएंगे? वोलेटाइल। उनके लिए आप क्या एग्जांपल यूज कर सकते हैं? बहुत सारे मिल जाएंगे। वाटर है, इथाइल अल्कोहल है, बेंजीन है ना? वाटर, इथाइल अल्कोहल, बेंजीन, अभी ग्लाइकॉल बोला था, CH2OH, CH2OH, ऐसे कई सारे मिल जाएंगे लिक्विड्स आपको। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 में। ओके, थैंक यू।